नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ। हरियाणा के सूरजकुंड में गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर जारी है। देश की आंतरिक सुरक्षा की सीमा पर चिंतन शिविर चल रहा है। कानून व्यवस्था समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे चिंतन शिविर को संबोधित किया है। सुरक्षा पर गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर हुआ। देश की आंतरिक सुरक्षा पर चिंतन शिविर हुआ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चिंतन शिविर को संबोधित किया है। चुनौतियों के बीच देश की एकता सशक्त रही, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सभी राज्य एक दूसरे से सीखे, प्रेरणा ले। आने वाले 25 साल अमृत पीढ़ी के निर्माण के हैं और गुलामी की हर सोच से मुक्ति का लक्ष्य है भारत का, और भारत के सामर्थ्य का विस्तार हो रहा है। राज्य आपस में तालमेल से काम करे तो बेहतर होगा। राज्य के विकास से कानून व्यवस्था का सीधा संबंध भी है, और कानून व्यवस्था सिर्फ एक राज्य के दायरे में नहीं है। अपराध इंटरस्टेट और इंटरनेशनल भी हो रहे हैं। अपराधी तकनीक का गलत इस्तेमाल करते हैं। राज्यों की एजेंसियां तालमेल बना करके रहे। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ में लोगों का विश्वास भी बढ़ा है। राज्यों में विकास का वातावरण बेहद जरूरी है। देश की बेहतरी के लिए मिलकर काम किया जाना चाहिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा। सूरजकुंड में हो रहा गृह मंत्रियों का ये चिंतन शिविर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का भी एक उत्तम उदाहरण है। हर एक राज्य एक दूसरे से सीखे, एक दूसरे से प्रेरणा ले, देश की बेहतरी के लिए मिलजुल करके काम करें। ये संविधान की भी भावना है और देशवासियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। साथियों, आजादी का अमृत काल हमारे सामने है। आने वाले 25 साल देश में एक अमृत पीढ़ी के निर्माण के हैं। ये अमृत पीढ़ी पंच प्राणों के संकल्पों को धारण करके निर्मित होगी। सूरत आजकल देश में उत्सव का माहौल है। ओणम, ईद, दशहरा, दुर्गा पूजा, दीपावली सहित अनेक उत्सव शांति और सौहार्द के साथ देशवासियों ने मनाए हैं। अभी छठ पूजा समेत कई अन्य त्योहार भी हैं। विभिन्न चुनौतियों के बीच इन त्योहारों में देश की एकता का सशक्त होना आपकी तैयारियों का भी प्रतिबिंब है। संविधान में भले कानून और व्यवस्था राज्यों का दायित्व है, लेकिन ये देश की एकता अखंडता के साथ भी उतने ही जुड़े हुए हैं। तो गृह मंत्री का चिंतन शिविर जारी है। प्रधानमंत्री ने गृह मंत्रियों संग संवाद किया और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि देश लगातार आगे बढ़ रहा है। देश ने कई चुनौतियों का सामना किया है और मजबूती से आगे भी बढ़ रहा है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ पीयूष तिवारी संवाददाता लाइव बने हुए हैं। पीयूष तिवारी, बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक है इस लिहाज से भी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें खुद जुड़े, यानी कि बहुत से ऐसे मसले जिन पर एक मंच पर सभी राज्यों के गृह मंत्रियों को साथ लेकर के चर्चा करनी जरूरी थी और इसलिए भी ये चर्चा हो रही है। इस चर्चा का आउटपुट क्या निकल करके आ रहा है पीयूष? देखिए, अगर हम बात करें तो आउटपुट के लिए विजन 2047 का लक्ष्य रखा गया है और किसी भी सुरक्षा से जुड़े एक भी मसले को यहाँ पे छोड़ा नहीं गया है। कल भी अगर हम बात करें तो कल से ये चिंतन शिविर का आगाज हुआ है और आज देर शाम तक ये चिंतन शिविर चलेगा। कल आग से सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई, होमगार्ड्स को लेकर चर्चा हुई, इसके अलावा आंतरिक सुरक्षा को लेकर भी कल चर्चा हुई। आज की बात करें तो योग शिविर के आयोजन के बाद आज
महिला सुरक्षा को लेकर चर्चा हो रही है, सीमा सुरक्षा को लेकर चर्चा हो रही है, साइबर सुरक्षा को लेकर चर्चा हो रही है। चूंकि थोड़ी अगर हम बात करें तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पहले के मुकाबले अब कहीं न कहीं सुरक्षा बलों को देखकर आम जनता में एक विश्वास पैदा होता है। जब भी कोई आपात स्थिति होती है और एनडीआरएफ के जवान पहुंचते हैं तो लोगों को लगता है कि अब एनडीआरएफ वाले आ गए हैं, अब वो संभाल लेंगे। यही बात दोहराते हुए प्रधानमंत्री ने देश के अलग अलग जो पुलिस बल है अलग अलग राज्यों के, उनकी भी तारीफ की और कहा कि कोरोना काल में जिस तरीके से पुलिस के जवानों ने काम किया वो ऐतिहासिक था, वो काफी सराहनीय था। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी कई बातों का जिक्र आज भी किया। कल भी गृह मंत्री अमित शाह चिंतन शिविर में मौजूद थे और आज भी मौजूद हैं। उन्होंने भी कहा कि अगर राज्यों को आपस में समन्वय बनाना होगा और खासतौर पे गृह मंत्री अमित शाह का उस बात पे फोकस था कि जिन राज्यों की सीमाएं दूसरे देशों से सटी हुई हैं वहां पे किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया जाए। क्योंकि साफ तौर पे आज प्रधानमंत्री ने भी एक बात का जिक्र किया कि टेक्नोलॉजी का उपयोग कहीं ना कहीं गलत चीजों के लिए भी किया जा रहा है, उस पर रोक लगानी होगी। सीधे तौर पे प्रधानमंत्री का इशारा कहीं ना कहीं ड्रग्स तस्करी पे था। ड्रोन के माध्यम से जिस तरीके से ड्रग्स तस्करी को अंजाम दिया जा रहा है, इसके अलावा अवैध हथियारों को जिस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है, आतंक का किस तरीके से सफाया हो सके, नक्सलवाद को किस तरीके से खत्म किया जा सके, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं आज चर्चा हो रही है। चूंकि देर शाम करीब 5:30 बजे तक ये चर्चा होगी। जिन मुख्यमंत्रियों के पास गृह विभाग है वो मुख्यमंत्री यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा गृह मंत्री राज्यों के मौजूद हैं, गृह सचिव मौजूद है, डीजीपी मौजूद है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तो मौजूद है ही। डीजीपी की बात करें डीएस चौहान उत्तर प्रदेश के डीजीपी भी मौजूद हैं। तो निश्चित तौर पे एक खाका तैयार किया जा रहा है और एक समन्वय बनाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से 2047 तक भारत के सुरक्षा व्यवस्था का और सशक्त किया जा सके। क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि साइबर सुरक्षा की ओर कहीं ना कहीं वो उनका ध्यान था। और आज चूंकि साइबर सुरक्षा पर चर्चा भी हो रही है तो उन्होंने कहा कि एक फेक न्यूज से बड़े बड़े बवाल खड़े हो जाते हैं और किसी भी मैसेज को फॉरवर्ड करने से पहले बचना चाहिए। और खासतौर पे सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की निगरानी करनी चाहिए कि कोई फेक खबर तो कहीं सर्कुलेट नहीं हो रही है, उससे कोई बड़ा विवाद तो पैदा नहीं हो जाएगा। इसको लेकर आज प्रधानमंत्री ने कई अहम बातें कही और इस प्रधानमंत्री के संबोधन को तमाम लोग जो चिंतन शिविर में मौजूद हैं वो उन लोगों ने सुना। और जिस तरीके से अगर हम बात करें तो राज्यों में कई बार सीमाओं को लेकर विवाद हो जाता है, कई बार कानून व्यवस्था के क्षेत्र को लेकर विवाद हो जाता है, उसको किस तरीके से समन्वय बनाकर उसका हल निकाला जा सके उसको लेकर आज चर्चा हुई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल भी अपनी बात रखी थी और उन्होंने कहा था किस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपराध का सफाया हो गया, या तो अपराधी जेल में है या तो उनके कई अपराधियों के एनकाउंटर हो गए। उन्होंने कहा कि करीब 44 अरब 59 करोड़ के आसपास जो अवैध जो संपत्ति है उसकी जब्तीकरण हुई है। इसके अलावा अपराध की कमर उत्तर प्रदेश में तोड़ी जा रही है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से एनसीआरबी के पिछली बार आंकड़े आए थे तो उसमें साफ तौर पे कहा गया था कि महिला अपराधों की संख्या में काफी कमी हुई है और इसकी तारीफ कहीं ना कहीं एनसीआरबी ने की थी और इसका जिक्र भी कहीं ना कहीं यहाँ पे आ जाएगा। तो निश्चित तौर पे चिंतन शिविर का आयोजन हो रहा है, 2 दिवसीय चिंतन शिविर आज समापन हो जाएगा। ये जानना भी जरूरी है कि अन्य राज्यों से कितना सहयोग, अन्य राज्यों से कितना पार्टिसिपेशन, जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, क्या वहां के गृह मंत्री या मुख्यमंत्री पहुंचे इस बैठक में? देखिए सबसे बड़ा जो नाम है जिनके कोई भी प्रतिनिधि नहीं आए हैं वो है ममता बनर्जी। ना ममता बनर्जी खुद यहाँ पे आई है, ना कोई उनका प्रतिनिधि आया है, ना कोई बंगाल से कोई किसी भी प्रकार से कोई अधिकारी आया है। तो निश्चित तौर पे कुछ लोग यहाँ पे चिंतन शिविर में नहीं पहुंचे हैं। हालांकि सभी गृह मंत्रियों की बैठक थी, राज्यों के गृह सचिवों की बैठक थी, सभी राज्यों के डीजीपी की। अगर हम बात करें तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान यहाँ पे पहुंचे हुए हैं चिंतन शिविर में। इसके अलावा अन्य राज्यों के भी मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। बीजेपी शासित राज्यों के जितने मुख्यमंत्री, वैसे मुख्यमंत्री जिनके पास गृह विभाग है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। अगर गृह विभाग किसी और के पास है तो वो
वो मंत्री यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। अगर कोई मंत्री किसी कारणवश नहीं आ पाया है तो उनका प्रतिनिधि यहाँ पे पहुंचा हुआ है, लेकिन अगर ना ही ममता बनर्जी पहुंची और ना ही वहां से कोई भी प्रतिनिधि पहुंचा, तो ये क्या दर्शाता है? क्योंकि पश्चिम बंगाल में स्थिति कुछ ठीक नहीं है, वहां पर जिस प्रकार की हिंसा देखने को मिलती है, चाहे वो चुनावों में या फिर अन्य दिनों में, तो उस लिहाज से वहां से भी कोई जनप्रतिनिधि आना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसके पीछे की कोई वजह स्पष्ट हो पाई है अभी पीयूष? देखिए, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहां पे तमाम तरीके के मुद्दे को उठाती रहती है, चाहे आरएसएस के कार्यकर्ताओं की हत्या की बात करें या बीजेपी कार्यकर्ताओं के लगातार हो रही हत्याओं की बात करें, या जिस तरीके से एक खास वर्ग के घरों में आगजनी की जाती है, उसके बाद इस मुद्दे को बीजेपी चढ़ बढ़कर ऊपर उठाती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें, देखिए, जब बंगाल में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो कहीं ना कहीं एक तरीके से खींचतान शुरू हो गई थी और खुद वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और गृहमंत्री अमित शाह के बीच कई बार जुबानी जंग भी हुई। कई बार ये भी खबरें निकलकर सामने आई कि केंद्रीय सुरक्षा बलों को वहां पे तैनात किया जाएगा और पूरी तरीके से वहां पे सुरक्षा व्यवस्था सख्त की जाएगी, जिसके बाद ममता बनर्जी ने कहीं ना कहीं इसका सीधे तौर पे एक तरीके से विरोध किया और करीब 2 दिनों तक वो अपने घर से या ऑफिस से बाहर नहीं निकली। इस बात को लेकर काफी चर्चाएं हुई। तो ममता बनर्जी या बंगाल सरकार की बात करें तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से उनका समन्वय अभी फिलहाल की बात करें तो उस तरीके से नहीं ठीक चल रहा है जिस तरीके से अन्य राज्यों का जो समन्वय है वो केंद्र सरकार के साथ बैलेंस होकर चल रहा है, चाहे विपक्ष में किसी की भी जनता की सरकार हो, सुरक्षा राज्य में किसी अन्य पार्टी की सरकार क्यों न आपसी संबंधों को दरकिनार करते हुए जनता की सुरक्षा के लिए इस मंच पर पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इसलिए मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से कोई जनप्रतिनिधि नहीं पहुंच रहे तो उस पर भी सवाल खड़े हो रहे होंगे। बहरहाल पीयूष, आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी हम जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ साथ जो अगली महत्वपूर्ण खबर है वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले चिंतन शिविर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट सामने आया। प्रधानमंत्री का अमूल्य मार्गदर्शन मिला है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है और समाज भय मुक्त हुआ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास मजबूत हुआ है। प्रधानमंत्री का अमूल्य मार्गदर्शन मिला और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। तो चिंतन शिविर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। समाज भय मुक्त हुआ है। पहले के उत्तर प्रदेश की तुलना, अगर आज के 2022 के उत्तर प्रदेश की तुलना करें तो जमीन आसमान का अंतर दिखता है। उत्तर प्रदेश पहले दंगों के नाम से जाना जाता था, लूटपाट के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज जो उत्तर प्रदेश की छवि देश भर में निकल करके आई है उसके लिए वाकई ही मौजूदा सरकार की सराहना की जानी चाहिए। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बताया कि किस प्रकार से महिलाओं से जुड़े हुए अपराध कम हुए हैं, बच्चों से जुड़े हुए अपराध कम हुए हैं, किस तरह से पुलिस हाईटेक हुई है। ये ट्वीट अब हम आपको दिखा देते हैं जो ट्वीट किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े संकल्प लेने, विरासत पर गर्व, गुलामी की सोच से मुक्ति, एकता, एकजुटता व नागरिक कर्तव्य के पंच प्रण दिए हैं। राष्ट्र निर्माण के मंत्र, इन पंच प्रणों की सिद्धि हेतु सभी को एकजुट होकर समर्पित सेवाभाव के साथ कार्य करना होगा, मिलकर नया भारत बनाना होगा। और अमित शाह ने चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा करने का भी काम हुआ है, जिससे एक राज्य के अच्छे प्रयोग को देश भर के राज्य स्वीकार कर सके। राज्यों ने अपनी कुछ तकलीफें भी यहाँ मंच पर रखी हैं, जिसका समाधान भारत सरकार के सहयोग से वो चाहते हैं। केंद्र से उनकी जो अपेक्षा है उसको भी मंच पर रखने का काम हुआ है और कुछ अच्छे सुझाव भी आए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम सब मिलकर ये सारी समस्याओं के समाधान की ओर एक वाक्यता के साथ आगे बढ़ेंगे। आज इस विशेष सत्र के उपरांत 4 सत्र और होंगे, जिसमें साइबर अपराध, नारकोटिक्स, कन्विक्शन रेशियो बढ़ाना, दोष सिद्धि का प्रमाण बढ़ाना और सीमा सुरक्षा का प्रबंधन, ये 4 विषयों पर विशद चर्चा होने वाली है। पूरे चिंतन शिविर में 2 दिन में आपने आजादी की जब शताब्दी मनाई जाएगी
तब भारत सरकार के जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, इसमें गृह मंत्रालय के लक्ष्यों को भी हमने राज्यों के साथ साझा किया है। और 2047 में जब देश आजादी की शताब्दी मना रहा होगा, तब देश की आंतरिक सुरक्षा और सीमा सुरक्षा दोनों क्षेत्रों में कहां तक किस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम हमारा क्या होगा, इसकी भी आज सबको जानकारी मिलेगी। पूरे तो आपने सुना कि गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं चिंतन शिविर में कि बहुत जरूरी है इस मंच पर तमाम राज्यों को एक साथ आना, अपने विचारों को एक दूसरे के साथ साझा करना और अपने अपने राज्य की स्थिति को बताना कि उनके राज्य में कानून व्यवस्था कैसी है और आगे 2047 के मुकाबले, यानी कि अगर आज से 25 वर्ष हम आगे देखें तो किस तरह से देश को और ज्यादा मजबूत बनाया जा सकता है, उसको लेकर के गृह मंत्री ने विशेष तौर पर बातें की। और गृह मंत्री अमित शाह पूरे देश की कानून व्यवस्था को देखते हैं, पूरे देश में कानून व्यवस्था ठीक रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, उसको लेकर के गृह मंत्री अमित शाह वक्त वक्त पर इस प्रकार की मीटिंग्स का आयोजन भी करते रहते हैं। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने चिंतन शिविर और योगी मॉडल की तारीफ की। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के वातावरण को इस अनुकूल बना दिया है कि दुनिया भर के लोग यूपी में निवेश करने आ रहे हैं। कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश देश के सबसे विकसित राज्य के रूप में स्थापित होगा। जैसे पहले से उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ कम हुआ है, अपराधी पलायन कर चुके हैं या अपराध छोड़ चुके हैं, संगठित अपराध खत्म हो चुका है। देश के यशस्वी मुख्यमंत्री पर कि उन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश के वातावरण को इस अनुकूल बना दिया कि आज दुनिया के लोग हमारे उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने आ रहे हैं और निसंदेह थोड़े दिनों में उत्तर प्रदेश देश का सबसे विकसित राज्य के रूप में स्थापित होगा और इसके लिए श्रेय जाएगा तो हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जाएगा। आज उत्तर प्रदेश से अपराधी या तो पलायन कर गया है या उसने अपराध छोड़ दिया है। संगठित अपराध हमारे उत्तर प्रदेश से लगभग खत्म हो गया है। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और उत्तर प्रदेश वासियों ने भी हमारे योगी आदित्यनाथ जी के मॉडल को पूरी तरह एक्सेप्ट करके दोबारा उनकी सरकार बनाने में जनादेश दिया है। और तमाम माननीय मुख्यमंत्री हमारे देश के हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के हमारे बुलडोजर मॉडल को अडॉप्ट करके अपने प्रदेशों से भी अपराध को। और बीजेपी ने हिमाचल चुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हिमाचल विधानसभा चुनाव में प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 8 और 10 नवंबर को शिमला में रैली कर सकते हैं। हिमाचल में रैलियों को संबोधित करेंगे सीएम योगी और 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में मतदान होना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, हिमाचल में रैलियों को संबोधित करेंगे सीएम योगी और 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में मतदान होना है। और इसी को देखते हुए बीजेपी का मिशन हिमाचल प्रदेश चल रहा है। मौजूदा समय में भी बीजेपी की ही सरकार है, लेकिन दोबारा से बीजेपी को रिपीट करवाया जाए, उसको लेकर के ये बड़ी जिम्मेदारी है तमाम बड़े चेहरों पर कि किस तरह से बीजेपी को वहां पर मजबूत और किया जा सके। हिमाचल में रैलियों को संबोधित भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शिमला में एक महारैली भी होगी जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। पहाड़ों की रानी कहा जाता है शिमला को और वहीं पर रैली होगी। तो बीजेपी का मिशन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल में रैलियों को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अब बलिया से अगली खबर आपको बता देते हैं। सपा विधायक के बेटे की दबंगई देखने को मिली। सपा विधायक के बेटे ने कोतवाल को उसकी औकात बताई। पिकेट के अंदर बैठे थे शहर कोतवाल और चौकी इंचार्ज। पिकेट के सामने विधायक पुत्र ने अपनी गाड़ी लगाई। कोतवाल के मना करने पर कोतवाल को उसकी औकात तक बता दी। तो मौके पर तत्काल पहुंचे सपा विधायक और पुत्र का बचाव करते हुए कोतवाल को खरी खोटी सुनाई गई। ये पूरा मामला वीडियो में कैद हो गया है और अब ये वीडियो वायरल हो रही है। तो मामला शहर कोतवाली के ओगडेनगंज पुलिस चौकी अंतर्गत रेलवे स्टेशन बलिया के सामने का बताया जा रहा है, जहां पर पिकेट के सामने विधायक पुत्र ने गाड़ी भी लगाई और कोतवाल को उसकी औकात भी बताई।
गुस्सा आ गया तो अंदर ही बैठा दूंगा। बैठो के अंदर है, क्यों यहाँ बैठो, बैठो अंदर। मैं ही कह रहा हूँ बैठो अंदर, तो क्या हो जाएगा? गाली दोगे, गाली पास कर दोगे इसके लिए। कोई बात शासन नहीं करते, कहाँ करके पालन करते। हम तो बैठते हैं यही रोज, तो आप अंदर बैठा देंगे, अंदर बैठा देंगे तो आप करेंगे अंदर बैठा दूंगा। आप कहें बिल्कुल रिकॉर्डिंग निकल मेरे लड़के के साथ यहाँ गाड़ी खड़ी थी, लड़के ने कहा कि मैं गाड़ी हटा रहा हूँ, तो इन्होंने कहा तुम्हारे बाप को भी देख लूंगा और तुम्हारे बाप के मैंने गाली दिया। किसने गाली दी? ये कोतवाल है प्रवीण कुमार सिंह। अच्छा, तो ऐसा क्यों कहा उन्होंने? ये जाने कप्तान साहब से। खबर बागपत से है, जहां पर बीते दिनों दबंग बीजेपी नेता द्वारा युवकों के साथ मारपीट के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर आक्रोशित सैकड़ों लोगों ने कोतवाली का घेराव किया। पीड़ितों ने एसपी ऑफिस पर न्याय की गुहार लगाई। वहीं सांसद प्रतिनिधि ठाकुर प्रदीप सिंह पर भी गंभीर आरोप लगाए गए। बस्ती में 2 पुलिसकर्मियों ने एक युवक से रिश्वत के तौर पर 2 बोतल शराब और फिर 5,000 रुपए की डिमांड की, जिसके बाद पीड़ित युवक ने दोनों पुलिसकर्मियों का वीडियो बनाकर इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो सामने आने पर पीड़ित युवक ने कहा शिकायत लेकर थाने पर पहुंचे तो इन दोनों पुलिसकर्मियों ने कार्रवाई की एवज में 2 बोतल बियर और 5,000 रुपए की डिमांड की। वहीं आला अधिकारियों से मांग ये है कि इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बभनान पर नियुक्त मुख्य आरक्षी चंद्रशेखर यादव और आरक्षी श्रीकांत यादव पब्लिक प्लेस पर बैठकर शराब का सेवन कर रहे थे, जिसका वीडियो बनाकर कतिपय चैनलों द्वारा 26 अक्टूबर को मीडिया में प्रसारित किया गया था और सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ था, जिसके आधार पर पुलिस अधीक्षक बस्ती महोदय द्वारा दोनों मुख्य आरक्षी चंद्रशेखर और आरक्षी श्रीकांत यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और इस प्रकरण की प्रारंभिक जांच क्षेत्राधिकारी कलवा। कानपुर बिठूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत डंबरपुरवा गांव की रहने वाली किशोरी छात्रा के साथ गांव के ही युवक ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया, जिसके बाद दूसरे दिन आरोपी युवक के खिलाफ छात्रा के परिजनों ने पॉस्को एक्ट के तहत धारा में मुकदमा पंजीकृत करवाया और मुकदमा दर्ज करने के बाद बिठूर थाना प्रभारी अमरनाथ विश्वकर्मा ने बताया कि आरोपी की तलाश की जा रही है। घर के बगल में डीजे बज रहा था तो हमारी दोनों बिटियां उधर ही चली गई थी देखने डांस, तो वो उधर ही पड़ोसी हमारा बबलू तो हमारी बिटिया को पकड़ के इधर मंदिर के अंदर लेके जाकर गलत काम कर रहा था उसके साथ। हमारे फतेहपुर से अगली खबर आपको बता रहे, बुलेट और स्कूटी की हुई आमने सामने टक्कर। सड़क हादसे में 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सदर कोतवाली के पटेल नगर से शादीपुर रोड पर बड़ा हादसा हुआ है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे, सड़क हादसे में 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है और इसके साथ साथ मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में पहुंचाया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बुलेट और स्कूटी की आमने सामने टक्कर हुई और सड़क हादसे में 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। टक्कर इतनी ज्यादा भीषण थी कि आप देखिए दोनों ही दोपहिया वाहनों पर जो लोग सवार थे उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सदर कोतवाली नगर पटेल नगर से शादीपुर रोड पर यह हादसा हुआ है और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो लोग इस पर सवार थे वो कितनी बुरे तरीके से घायल हुए हैं और अभी पुलिस जांच भी कर रही है कि आखिरकार गलती किसकी है, क्या रफ्तार तेज थी या फिर ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं किया गया था, इस वजह से हादसा हुआ है। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है।